गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले लेक्चर में जो आपका चैप्टर नंबर 2 था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका बच्चों इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। पुष्प की संरचना देख ली, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से जन्निक चक्र हैं, कौन से कायिक चक्र हैं। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जननांग। और बच्चों अपन जानते हैं जो पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है पुमंग या एंड्रोइशियम। पुमंग या एंड्रोइशियम। और इस पुमंग या एंड्रोइशियम की इकाई की अगर बात करते हैं, यूनिट की अपन बात करते हैं, तो वो है बच्चों पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण। इतनी बात अपन कर चुके कि पुमंग नरजन्निक चक्र है जो कि पुंकेसरों से बना हुआ एक गोला है, पुंकेसरों से बना हुआ एक चक्र है। अब बच्चों अगर अपन बात करें इन पुंकेसरों की, दो चीजों पर ध्यान देना बच्चों। एक तो पुंकेसरों की संख्या और एक पुंकेसरों की लंबाई, कि पुंकेसर संख्या में कितने हैं और उनकी लंबाई कैसी है। इन चीजों में बच्चों क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। अर्थात जातियों के अनुसार अलग अलग है। अलग अलग जाति के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या और लंबाई में क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। ठीक है। अब अगर अपन बात करें एक पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की, तो बच्चों पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की संरचना में 3 भाग पाए जाते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? परागकोश या एंथर, पुतंतु या फिलामेंट, और योजी या कनेक्ट। ठीक है, ये 3 भाग बच्चों पाए जाते हैं। अब एक पुंकेसर की साधारण सी संरचना अगर अपन देखें, ये अपन पुंकेसर की एक साधारण सी संरचना मान सकते हैं। अब इस भाग पर ध्यान दो बच्चों। ये जो भाग है शीर्षस्थ, दूरस्थ, गुंडीनुमा, जननक्षम या उर्वर। पुंकेसर का शीर्षस्थ, दूरस्थ, गुंडीनुमा, जननक्षम या उर्वर जो भाग होता है, यही भाग क्या है बच्चों? परागकोश या एंथर। ठीक है। और ये आधारीय नलिकानुमा बंध्य भाग जो होता है, इसको कहा जाता है बच्चों पुतंतु या फिलामेंट। क्लियर? तो ये 2 भाग हो गए, एक परागकोश और एक पुतंतु। अब बच्चों जो ये पुतंतु होता है, ध्यान देना, इस पुतंतु का दूरस्थ सिरा, भाई ये पूरा पुतंतु मान लो, तो पुतंतु का दूरस्थ सिरा, ये दूरस्थ सिरा तो किससे जुड़ रहा है? दूरस्थ सिरा ये तो जुड़ रहा है बच्चों पराग कोश से। और इधर समीपस्थ सिरा, ये समीपस्थ सिरा सामान्यतः तो जुड़ता है किससे? पुष्पासन से। भाई सामान्यतः तो किससे जुड़ता है? पुष्पासन से। इसके अलावा
दलों से संलग्न हो सकता है। इनको क्या कह देंगे बच्चों? दल लग्न पुंकेसर। मॉर्फोलॉजी में आपने प्रतीक चिन्ह भी पढ़ा होगा इस प्रकार का, पढ़ा था बच्चों। ये स्थिति क्या है? दल लग्न पुंकेसर जैसे पाए जाते हैं सोलेनेसी में, या फिर ये परिदलों से संलग्न हो सकते हैं। परिदलों से संलग्न, ऐसो को कह देंगे परिदल लग्न। क्या कह देंगे? परिदल लग्न। और इनके लिए साइन होता है ये P और A, इसके ऊपर ये एरो का साइन। ऐसे पाए जाते हैं बच्चों लिलिएसी कुल में। ठीक है। अब बच्चों अगर थोड़ा सा विस्तार से अपन देखें इस परागकोश को, तो एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है, प्रारूपिक परागकोश दो पाली युक्त संरचना होती है। एक प्रारूपिक परागकोश दो पाली युक्त संरचना होती है। कैसे देख सकते हैं? ये इस तरीके से। तो बच्चों माना इस परागकोश का क्या काट दिया? ऐसे परागकोश का टीएस काट दिया। सामने से अपन यूं देखेंगे ना, तो बच्चों ये दो पालियां दिखाई देती। इसका क्या काट दिया? टीएस। और टीएस काट के देखेंगे तो एकदम चीज क्लियर हो जाएगी। ये एक पाली और ये दूसरी पाली, तो इनको कहेंगे बच्चों एंथर लोब पराग पाली या पराग कोशक। तो एक प्रारूपिक जो परागकोश होता है वो दो पाली युक्त संरचना होती है, एक पाली दूसरी पाली। दो पाली युक्त जो परागकोश होता है इसको कहा जाता है बच्चों डाइथीकस या द्विकोष्ठीय। दो पाली युक्त परागकोश को क्या कहा जाता है? डाइथीकस या द्विकोष्ठीय परागकोश। प्रत्येक पाली में पाई जाती है दो धानी। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बच्चों? लघु बीजाणु धानी या पराग प्रकोष्ठ। लघु बीजाणु धानी या पराग प्रकोष्ठ, यही आगे चलकर पराग पुटी के रूप में विकसित, यही आगे चलकर पराग पुटी के रूप में क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। कितनी पाई जा रही है? प्रत्येक पाली में दो। एक प्रारूपिक परागकोश दो पाली वाला होता है और हर पाली में दो क्या पाई जा रही है? लघु बीजाणु धानी। तो बच्चों एक प्रारूपिक परागकोश को क्या कहा जाएगा? डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट द्विकोष्ठीय तथा चतुष बीजाणु धानिक। एक प्रारूपिक परागकोश को क्या कहेंगे? द्विकोष्ठीय व चतुष बीजाणु धानिक। अगर हम बात करें किसकी? मालवेसी कुल की, तो बच्चों मालवेसी कुल के पादपों में जो परागकोश होते हैं वो परागकोश कैसे होते हैं? मोनोथीकस, अर्थात एक पाली युक्त। ठीक है। और एक पाली में कितनी धानी पाई जाएगी? दो धानी पाई जाएगी। तो मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथीकस
एंड बाइस्पोरेंजिएट, एक कोष्ठीय तथा द्विबीजाणु धानिक। ये बच्चों कौन से कुल में हो जाएंगे? मालवेसी कुल में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संरचना पाई जाती है किसकी? प्रारूपिक परागकोश की। अब ऐसे इमेजिन करो बच्चों, ये अपन यूं सामने से देखें तो दो पालियां दिख रही है। दोनों कोष्टकों को अर्थात इन दोनों पालियों को अलग करती हुई एक लंबवत खांच पाई जाती है। ऐसे सामने से अपन देखें तो दोनों पालियों को अलग करती हुई एक लंबवत खांच पाई जाती है। और ये दोनों पालियां पीछे की तरफ से, ये बीच में क्या दिख रहा है? बंध्य ऊतक, योजी। ये ऐसे मान लो, ये बीच में ये क्या है बच्चों? योजी, जो क्या होता है? बंध्य ऊतक होता है। आगे बात समझ में? तो पराग कोश की दोनों पालियों या दोनों कोष्ठकों को अलग करती हुई एक लंबवत खांच या दरार पाई जाती। पीछे से ये दोनों पालियां बंध्य ऊतक यानी कि योजी से क्या रहती है? संयुक्त रहती है, जुड़ी हुई रहती है। आगे बात समझ में? अब ध्यान दो बच्चों, ये जो परागकोश होता है, ये परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती। चतुष्कोणीय समझ जाओगे, इसका टीएस काटा और टीएस काटेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे चारों कोनों पर एक एक क्या स्थित होती है? लघु बीजाणुधानी स्थित होती है, जो कि आगे चलकर विकसित हो जाती है किसमें? परागपुटी में। तो एक प्रारूपिक परागकोश चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसके प्रत्येक कोने पर लगभग गोलाकार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। और ये लघु बीजाणुधानी अपन तो यूं देख रहे हैं, माना परागकोश इतना लंबा है, समझ गए? इसका अपन ने काटा टीएस, तो ऐसे तो कैसे दिख रही है? ये गोलाकार दिख रही है ना। और परागकोश की पूरी लंबाई तक विस्तारित रहती है। लघु बीजाणुधानी परागकोश की पूरी लंबाई तक विस्तारित रहती है। इस पूरी लंबाई में क्या भरे हुए होते हैं? परागकण भरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अपन संरचना का अध्ययन कर सकते हैं एक प्रारूपिक परागकोश की। योजी क्या हो जाएगा? परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने वाला बंध्य ऊतक। ये क्या है? नलिकानुमा संरचना। ये है पुतंतु, जो परागकोश को किससे जुड़वाता है? सामान्यतः पुष्पासन से, या सोलेनेसी कुल में देखे तो दलों से, और लिलिएसी कुल में देखे तो परिदलों से। ठीक है। अब बच्चों ये अपन ने संरचना पढ़ ली किसकी? पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण की। अब इस पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण में पाई जाएगी लघु बीजाणु धानी। तो अब बच्चों अपने को अध्ययन करना है लघु बीजाणु धानी का। ठीक है। देखो बच्चों, लघु बीजाणुधानी की संरचना अपन पढ़े, उससे पहले अपन देखते हैं लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन या डेवलपमेंट। लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन या डेवलपमेंट। यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, लघु बीजाणुधानी का जो परिवर्धन होता है वो
यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, मतलब सुबीजाणुधानीय प्रकार का, सुबीजाणुधानीय प्रकार का। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों यही बन गया। अगर आपसे पूछा जाए परिवर्धन या विकास के आधार पर लघु बीजाणुधानी होती है, तो बच्चों आपका आंसर होगा यू स्पोरेंजिएट टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है? तो यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब होगा जब लघु बीजाणुधानी एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से विकसित होती है। जब लघु बीजाणुधानी एक से ज्यादा इनिशियल सेल्स या प्रारंभिक कोशिकाओं से बने, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। अब कैसे बनेगी वो अपन देखते हैं। माना एक यंग एंथर है, यंग एंथर या तरुण परागकोश जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, उसमें अभी तक 4 लघु बीजाणुधानियां नहीं बनी है। ऐसे परागकोश की अपन अगर मान लो बात करें, ये मान लो बच्चों एक यंग एंथर है, इसमें चारों तरफ कोशिकाओं की ये एक पंक्ति पाई जाएगी। ये मान लो एक यंग एंथर है, इसके चारों तरफ उपस्थित कोशिकाओं की जो ये परत होती है, इसको बोलते हैं बच्चों एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। और इसके अंदर फिर अनेक कोशिकाएं भरी हुई होती है इस प्रकार से। ये अंदर कोशिकाएं भरी हुई होती, तो इसको अपन एक मान सकते हैं तरुण परागकोश। अब बच्चों ये अंदर कोशिकाएं जो भरी हुई है सभी समान प्रकार की होती है, सारी की सारी एक जैसी होती है। और बच्चों ये कोशिकाएं कैसी होंगी? विभज्योतकी। ये कोशिकाएं कैसी होती है? विभज्योतकी, अर्थात विभाजन की क्षमता युक्त होती है। अंदर एक जैसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, पुंज पाया जाता है, और उन सब कोशिकाओं में मिलती है विभाजन की क्षमता। ठीक है। अब इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित परत की सेल्स, एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित परत की जो सेल्स होती है उसको बोला जाएगा हाइपोडर्मल सेल। बच्चों एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिकाओं की पंक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होगी? हाइपोडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स आकार या साइज में वृद्धि कर लेती है। आकार या साइज में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ध्यान देंगे।
ये ऐसे मान लो बच्चों, न्यूसेलस हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। ये इस प्रकार से मान लेते हैं, ये सेल्स हैं जिन्होंने अपनी साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब इनको बोला जाता है, यहां पर लिख देता हूं, इनको बोला जाता है आर्की स्पोरियल सेल, प्रसूतक कोशिका। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? एंथर में, यंग एंथर में हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं, हाइपोडर्मल सेल, जिन्होंने अपने आकार में क्या कर ली, बढ़ोतरी कर ली, इनको कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिका। और बच्चों इस प्रसूतक कोशिका में होता है परिणतिक विभाजन। इस प्रसूतक कोशिका में क्या होता है, परिणतिक विभाजन। ये ऐसे मान लो, माना ये सेल है आर्कीस्पोरियल सेल, इसमें हो गया परिणतिक विभाजन। एक कोशिका तो बन गई बाहरी और एक कोशिका बन गई ये आंतरिक। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? परिणतिक विभाजन से एक बाहरी और एक आंतरिक कोशिका बन जाती है। ये जो बाहरी कोशिका बनती है इसको बोला जाता है प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसका काम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी की विभिन्न भित्ति परतों का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी की विभिन्न भित्ति परतों का निर्माण करती है। किसको छोड़कर? एपिडर्मिस को छोड़कर। एपिडर्मिस को छोड़कर। ये एपिडर्मिस तो बच्चों यंग एंथर में पहले ही बन जाती है। ठीक है। आंतरिक जो कोशिका बनी है इसको बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या तो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है, या तो सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती, या फिर लगातार क्या करती है? सूत्री विभाजन। लगातार क्या करती है? सूत्री विभाजन। इससे क्या बन जाता है? बीजाणुजन ऊतक। क्या बन जाता है? बीजाणुजन ऊतक। और इस बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक सेल क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है लघु बीजाणुधानी का, जिसको क्या कहा जाएगा? यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। ये तो मान लो यंग एंथर। ठीक है। यंग एंथर से मैच्योर कैसे बना, लघु बीजाणुधानियां कैसे बनती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बच्चों अपन अध्ययन करेंगे एक लघु बीजाणुधानी की संरचना का।
ये इस तरीके से बच्चों पराग कोश को चतुष्कोणीय संरचना अपन मान सकते हैं। अब अगर अपन इसकी संरचना का अध्ययन करें, कौन कौन सी परतें होती है वो सब अपन देखते हैं। ये इस प्रकार से बच्चों अगर संरचना देखें तो 4 परतें हैं। कौन कौन सी? सबसे बाहरी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, ठीक है। फिर इसके भीतर एंडोथीशियम या अंतःथीशियम, ठीक है। फिर इसके भीतर मिडिल लेयर या मध्य परत, और सबसे भीतर पाई जाती है बच्चों क्या? टैपिटम, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएंगी? 4 भित्ति परतें। लघु बीजाणुधानी की संरचना में 4 क्या हो जाएंगी? भित्ति परतें, जिनका अगर बाहर से लेकर अंदर की ओर अपन क्रम देखें तो क्रम क्या क्या है? एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम। तो ये बाहर से भीतर की ओर इन भित्ति परतों का क्रम हो जाएगा। अब इन परतों में से बच्चों जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस तो शुरुआत से ही बन जाती है। आर्की स्पोरियल कोशिका का योगदान था बाकी तीनों बनवाने में, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम बनवाने में। क्लियर? अंदर टैपिटम के भीतर पाया जाएगा ये बीजाणुजन ऊतक। टैपिटम के भीतर क्या पाया जाएगा? ये बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है। ये टैपिटम के भीतर पाया जाता है बीजाणुजन ऊतक। तो अगर हम देखें लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो बच्चों संरचना का अध्ययन 2 भागों में बांटकर किया जा सकता है। एक तो लघु बीजाणुधानी की भित्ति, भाई एक तो क्या हो जाएगी? लघु बीजाणुधानी की भित्ति, और दूसरी जो चीज है वो है इसमें बीजाणुजन ऊतक। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? बीजाणुजन ऊतक। आपकी जो बुक है उसमें बच्चों इस संरचना को ऐसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ये इतना पोर्शन है, इसको मान लो अपन थोड़ा सा यूं बड़ा करके देखें तो आप ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज ये सबसे बाहर एक कोशिकीय मोटी परत, कोशिकाओं की एक पंक्ति, ये तो क्या हो जाएगी बच्चों? एपिडर्मिस, ठीक है। फिर एपिडर्मिस के भीतर अगर देखें अपन इस प्रकार से आर्य रूप से दीर्घित, आर्य रूप से दीर्घित कोशिकाओं की ये परत क्या हो जाएगी? एंडोथीशियम, ठीक है। फिर एंडोथीशियम के अंदर पाई जाएगी मिडिल लेयर। 1 से 3 मृदुतकीय कोशिकाओं की 1 से 3 परतें पाई जाती है, वो परतें मिलकर बनाएगी मिडिल लेयर। और सबसे अंदर बच्चों
बड़ी विशिष्ट कोशिकाओं की परत पाई जाएगी। ये इसको अपन कह सकते हैं क्या? टैपिटम। ये टैपिटम, ये बाहर की ओर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के अंदर ये अंतैथीशियम, अंतैथीशियम के अंदर ये मिडिल लेयर या मध्य परत, और जो सबसे आंतरिक परत होती है वो टैपिटम। और टैपिटम के अंदर की ओर ये पाया जा रहा है बच्चों बीजाणुजन ऊतक। क्या पाया जा रहा है? बीजाणुजन ऊतक। तो इस प्रकार से अपन मान सकते हैं एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना। दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले तो क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणुधानी की भित्ति, और उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? बीजाणुजन ऊतक। क्रम समझ में आ गया? सबसे बाहर कोशिकाओं की परत, ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर दीर्घित कोशिकाओं की परत अंतैथीशियम। 1 से 3 कोशिकीय मोटी, ये मिडिल लेयर, और सबसे अंदर बड़ी विशिष्ट कोशिकाओं की परत टैपिटम, और टैपिटम के भीतर पाया जाएगा बीजाणुजन ऊतक। तो ऐसे मान लो बच्चों, गोलाकार संरचना में बाहर बाहर दीवार है, दीवार में 4 परतें हैं, और अंदर वाली परत के भीतर क्या पाया जा रहा है? बीजाणुजन ऊतक। तो इन दो भागों में बांटकर अपन लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की भित्ति। देखो बच्चों, लघु बीजाणु धानी की भित्ति 4 भित्ति परतें पाई जाती है। कितनी भित्ति परतें पाई जाती है? 4 भित्ति परतें पाई जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। क्या क्या खास बात है इसकी देखो। सबसे बाहरी एक कोशिकीय मोटी मृदुतकीय सुरक्षात्मक परत होती है। सबसे बाहर वाली है, एक कोशिकीय मोटी होती है, कोशिकाओं की केवल एक ही पंक्ति पाई जाती है, मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है और सुरक्षात्मक परत होती है। बाह्य त्वचा निर्माण में प्रसूतक कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रसूतक कोशिका की कोई भूमिका नहीं होती है। पहले ही मैंने आपको समझा दिया कि जो यंग एंथर होता है, तरुण अवस्था होती है, बाह्य त्वचा बच्चों पहले ही उसमें ही बन जाती है। ये तो बात हो गई बाह्य त्वचा की, ठीक है। अब नंबर 2 अपन देखें तो वो है बच्चों एंडोथीशियम या अंतैथीशियम। एंडोथीशियम या अंतैथीशियम, ध्यान देंगे। एंडोथीशियम या अंतैथीशियम जो होती है, बाह्य त्वचा के भीतर स्थित एक कोशिकीय मोटी परत। बाह्य त्वचा के
भीतर स्थित एक कोशिकीय मोटी परत होती है। सेल्स अरीय रूप से दीर्घित होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं बच्चों अरीय रूप से दीर्घित होती है। कैसे समझे तो इमेजिन करो, ये तो सबसे बाहर मान लो क्या है, एपिडर्मिस। ये तो सबसे बाहर मान लेते हैं क्या है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के भीतर ये ऐसे, समझ जाओगे। अब बच्चों ये लघु बीजाणुधानी यूं है गोलाकार, ये बात आपके समझ में आ रही, इस प्रकार से ये गोलाकार है। तो ये कोशिकाएं अरीय रूप से क्या होती है, दीर्घित होती है। ऐसा अपन मान सकते हैं, ये इस प्रकार से अरीय रूप से क्या होती है, दीर्घित होती है। इनके बाहर की ओर तो क्या पाई जाएगी, ये एपिडर्मिस, ठीक है। और अंदर की ओर अपन मान सकते हैं ये मिडिल लेयर है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है इस प्रकार से, ठीक है। ये बाहर तो क्या हो जाएगी एपिडर्मिस, अंदर की तरफ हो जाएगी ये मिडिल लेयर, बीच में हो जाएगी ये एंडोथीशियम, ठीक है। और इस प्रकार से फिर ये पूरी की पूरी गोलाकार क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती। समझ जाओगे ये चीज ऐसे चारों तरफ है। अब बच्चों अरीय रूप से दीर्घित है, तो अब इस कोशिका की ये भित्ति तो कैसी मानी जाएगी, बाहरी, ये आंतरिक। एंडोथीशियम की ये कोशिका की तो भित्ति कैसी हो गई, बाहरी, और ये इधर भित्ति कैसी हो गई, आंतरिक, ठीक है। तो ध्यान देंगे एंडोथीशियम कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति, आंतरिक समझ जाओगे टैपिटम की तरफ, वह स्पर्श रेखीय भित्ति, आंतरिक भित्ति ये वाली हो जाएगी, स्पर्श रेखीय ये वाली। इन पर पाया जाता है एल्फा सेल्यूलोज के रेशों का जमाव। क्या पाया जाता है, एल्फा सेल्यूलोज के रेशों का जमाव। तो ये अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये आंतरिक भित्ति यहां पर और ये परिधि है यहां पर। इस प्रकार से क्या पाया जाता है, एल्फा सेल्यूलोज के रेशों का जमाव पाया जाता है। इसलिए बच्चों एंडोथीशियम को क्या कहा जाता है, फाइब्रस लेयर या रेशेदार परत। ये बात समझ में आ गई क्या। इसलिए एंडोथीशियम को क्या कहेंगे, फाइब्रस लेयर या रेशेदार परत, ठीक है। साथ ही इस परत में कैलोज, ये कैलोज कार्बोहाइड्रेट है, का जमाव भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे इमेजिन करो बच्चों, ये ऐसे मान लेते हैं लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। बाहर बाहर तो ये क्या मान लो, एपिडर्मिस। ये बात आपके समझ में आ रही है भाई। चतुष्कोणीय संरचना अगर देखे ना तो ये बार बार तो क्या मान लो, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके भीतर की ओर ये पाई जा रही है एंडोथीशियम, ये ऐसे, ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, एंडोथीशियम। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जैसे इसमें ये जमाव पाया जा रहा है यहां पर, कुछ कोशिकाओं में ये जमाव नहीं पाया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कुछ
स्थानों पर या कुछ सेल्स में जमाव नहीं पाया जाता है। किन चीजों का? इनका जमाव नहीं पाया जाता। इनको कहा जाता है स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं। क्या कहेंगे इनको? स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं। ये बच्चों लघु बीजाणुधानी या पराग कोश के स्फुटन में क्या होती है? सहायक होती है। जब पराग कोश मैच्योर हो जाता है तो उस समय पर बच्चों फटने में ये सहायता करती है स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं। कैसे समझ सकते हैं? ये मान लो एक लघु बीजाणुधानी, ये दूसरी लघु बीजाणुधानी। अब बच्चों ऐसे इमेजिन करो इस चीज को, ये एक लघु बीजाणुधानी, ये दूसरी एपिडर्मिस एपिडर्मिस। अब बच्चों यूं पाई जा रही है एंडोथीशियम। तो अब जहां पर जमाव नहीं हो रखा वो क्या है? ये स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाएं। तो जब एंथर यंग होता है, तरुण होता है, जब तो बच्चों उसमें जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और जल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से सेल्यूलोज के रेशे क्या होते हैं? ऐसे फैले हुए रहते हैं, ऐसे मान लो फैले हुए रहते हैं। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा तो ये रेशे क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। अब ऐसे मान लो ये रेशे हैं, जल की कमी आएगी तो ये क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। ऐसे संकुचन होता है और संकुचन होने की वजह से उस दरार पे से, स्फुटन की रेखा पर से ये लघु बीजाणुधानी या परागकोश क्या होते हैं? फट जाते हैं। तो जब परागकोश मैच्योर होता है तो इन रेशों में क्या होता है? खिंचाव होता है, संकुचन होता है। और संकुचन होने की वजह से ऐसा मान लो इस जगह पे से ये क्या हो जाएगी? चिर जाएगी। लघु बीजाणुधानी या परागकोश यहां से फट जाएंगे, पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। इसलिए अगर इंडिविजुअल काम पूछा जाए, बाह्य त्वचा का इंडिविजुअल काम क्या बताओगे? सुरक्षात्मक। एंडोथीशियम का इंडिविजुअल काम क्या बताओगे? पराग कोशों के स्फुटन में सहायक। ठीक है। अब बाकी की जो भित्ति परतें हैं और बाकी की जो संरचना है उसका अध्ययन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।